पिछले क्लास में हमने ये देखा था, जैसे कि मान लो ये एक्सटेंडेड बॉडी है, हमें ये दिया हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन है। भाई बॉडी इसमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी रोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओमेगा। कल आप भी नहीं थे, तब एक बात बताइए, आप ये आपका तीसरा क्लास अटेंड कर रहे हैं और इस 3 क्लास में आप 2 क्लास जो है एब्सेंट हो चुके हैं। तो अब आप अपनी ईमानदारी से बताइए, काटने की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक बात बताइए, इससे आपको क्या लगता है कि आपको कितना % फायदा होगा? आप खुद बता दीजिए। नहीं बता, जब उससे फायदा नहीं होगा तो बताइए आप क्या हर चीज वेस्ट कर रहे हैं, टाइम भी अपना वेस्ट कर रहे हैं, पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो ये सारी चीज आप लोग को खुद समझना चाहिए। आप लोग बच्चे नहीं है, 6-7 में की चीजें नहीं समझ में आती है। टाइम का भी महत्व आप लोग समझ चुके हैं और आपको उम्मीद है कि इतने एज तक पहुंचे और पैसे का भी महत्व समझ में आता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। और आप लोगों को क्या डांटना, आप लोग डांट सुनने वाला एज में थोड़ी ना, सब समझदार है। ठीक है, चलिए ये एक्सटेंडेड बॉडीज है। यहाँ पर हमने क्या किया, एलिमेंट्री पार्ट लेंगे, डीएम ले लेंगे। यहाँ से डिस्टेंस क्या, मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका आर है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, क्या होगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, कंप्लीट एक्सटेंडेड बॉडीज का कोई लिमिट वहां पर हम कैसे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। फिर जो हमारे पास एक प्रॉपर लिमिट रहेगा उस हिसाब से हम चीजों को सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रॉपर लिमिट इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में एक रॉड लेते हैं, छड़ कह सकते हैं, उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए अब देखो ये रहा, यहाँ पर हमारे पास एक रॉड दिया हुआ है, छड़ दिया हुआ जिसका मास m है और ये लेंथ इसका l है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हर जगह मास क्या है, सेम है, ठीक है। टोटल मास m है, तो अब हमें फाइंड करना है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसके सेंटर से होकर के पास कर रहा है। ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, अगर L है तो L/2 पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। यहाँ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, यहाँ से L/2 पर, और फिर इधर कितना डिस्टेंस होगा, L/2। हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ, ये इसके अबाउट बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने r डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री पार्ट dm लिया था, उसी तरह क्या करेंगे, अब इधर तो सिर्फ x का ही है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक थिकनेस ले लेते हैं, क्या, dx जिसका मास क्या होगा, dm। अब छोटा एलिमेंट्री पार्ट है, उसी का मास तो dm होगा, ठीक है। तो अब हम इस dm को कैलकुलेट करने के लिए चाहेंगे तो क्या, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, यूनिट लेंथ का निकालेंगे। अगर आपके पास 1 kg का सब्जी का दाम पता है तो आप निकाल सकते हैं 2 kg का कितना होगा, 2.5 kg का कितना होगा, 250 ग्राम का कितना होगा, सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह हम यूनिट लेंथ का हम मास फाइंड करेंगे, यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा, m/l, और हमें कितने का मास चाहिए, dx लेंथ का मास चाहिए, dx का द्रव्यमान चाहिए, तो m/l इनटू क्या कर देंगे, dx। यहाँ तक कोई डाउट है? तो अब हम इसका एलिमेंट्री पार्ट हमें क्या पहले फाइंड करना रहेगा। चलो अभी तक हमने डीएम को कैलकुलेट कर लिया, ये अपना काम हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्क क्या है, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो ये देखेंगे तो डी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, dm इंटू कितना, यहाँ से जड़त्व आघूर्ण इसका एक्सिस से, रोटेशनल एक्सिस से कितने नहीं, L/4 नहीं, कितने लेंथ पर है, x लेंथ पर है, x लेंथ पर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, dm इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे। x यहाँ से डिस्टेंस सही है ना, इस dm जो एलिमेंट, अभी ब्लैक वाले को नहीं देखना, रेड वाले को देखना, रेड वाला यहाँ से कितनी दूरी पर है, h दूरी पर है, इसका एक्स स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब हम यहाँ dm की वैल्यू रखते हैं,
यहाँ पर dm की वैल्यू रखेंगे तो di इज इक्वल टू dm की वैल्यू क्या होता है m by l into x m by l into dx into x स्क्वायर। लेकिन ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ किसका है, एक छोटे से एलिमेंट का, छोटा सा एलिमेंट जो हमने लिया। हमें क्या चाहिए, कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे जब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di या इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन हम दे रहे हैं लेकिन m by l हमारा कांस्टेंट है, m by l को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन से कांस्टेंट क्या रहेगा, बाहर ही रहेगा। तो m by l हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर क्या हो गया x स्क्वायर इनटू dx। अब हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है अपने पास वो क्या होता है, लिमिट पुट करने का। देखो यहाँ पर x की वैल्यू, x इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, जीरो को हम मेजरमेंट तो यहाँ से करना स्टार्ट किए हैं, यहाँ पर जीरो हो जाएगी क्योंकि देखो मेजर हम कहाँ से कर रहे हैं, मेजरमेंट हम यहाँ से कर रहे हैं ना। यहाँ x की वैल्यू कितनी, यहाँ से x है ना, तो मेजरमेंट इस पॉइंट पर x क्या हो जाएगा, जीरो। इधर हम उल्टा आएंगे तो हमारा मेजरमेंट अब किसी होने लगेगा, नेगेटिव में। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, -l/2 से इंटीग्रेट करके हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चाहिए, यहाँ पर -l/2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, +l/2। तो प्रॉब्लम ठीक है। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके हमारे पास जो आएगा क्या लिखेंगे, m by l लिखेंगे और यहाँ पर x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 + 1 x क्यूब by 3 हो जाएगा। ठीक है, x टू द पावर n into dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n + 1 upon n + 1 3/3 कहाँ से कहाँ तक, -l/2 से +l/2 तक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट। -l/2 से +l/2 तक, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, i = क्या हो गया, m/3l तो बाहर आ जाएगा, m/3l बाहर आ जाएगा। x की जगह पर हम अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो गया, l/2 का होल क्यूब, l/2 का होल क्यूब अपर लिमिट पुट कर दो क्योंकि 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, अपर लिमिट क्या हो गया, l/2 का होल क्यूब। ठीक है, और माइनस ऑफ -l/2 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे m/3l और ये क्या हो गया l/8 और यहाँ माइनस पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × l/8। l से ये कैंसिल हो गया, l है यहाँ, l की वजह l² हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा i क्या हो गया, i जो आ गया, i यहाँ पर लिख देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/12 ml² क्या आ गया, समझ में आ रहा है। इधर तो मैथ्स है अपना, फिजिक्स तो यहीं पर, इधर तो कैलकुलेशन। तो चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। Then, what is the degree of dissociation? Then, what is the degree of dissociation of N2? देखो, होता क्या है? जब भी मैं देखो, ई बराबर 0 N2 आपको पता है
ठीक है। M by 3 और L है तभी ना एक यहाँ पर L क्यूब है ये कैंसिल आउट किया L स्क्वायर बचा ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने जा रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, हेडिंग लिखिए कुछ नियमित आकार वाली वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण, कुछ नियमित वस्तुओं के आकार का जड़त्व आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के, सर रिपीट कर दीजिए, अक्ष के सापेक्ष। देखिए कुछ नियमित आकार वाली वस्तुओं का, कुछ नियमित आकार वाली वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष। अरे सिंपल सी बात है, इंग्लिश में बोलता ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है, लिख लीजिए moment of inertia of bodies about the axis which is passes through the about the axis which is passes through the passes P-A-S-S passes through T-H-R-O-U-G-H through the T-H-E passes through the center of mass, passes through the center of mass of body, center of mass of body। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी मतलब उन सब का जो सेंटर ऑफ मास से होकर के पास करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड करना है। इसको एकदम रटा हुआ होना चाहिए।
ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रिंग। फर्स्ट में क्या है, रिंग। रिंग हो गया, देख रिंग है जिसका रेडियस क्या है r और इसका मास क्या है m, और ये क्या है सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर होता है, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है। एक मिनट का टाइम दीजिएगा, ठीक है, एक बार पीछे देखिए आप। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या एम मास रिंग है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ, जो भी हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे वो किसके अबाउट देखेंगे, एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से होकर के पास कर रहा है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से होकर के पास कर रहा है, उसके बाद ये ऊपर से है, उसके बाद ये नीचे भी होगा, यही क्या है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सी बता रहा है जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से होकर के पास कर रहा है, ठीक है, इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर। हम डेरिवेशन के लिए नहीं जाते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखते चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी डायरेक्ट रिजल्ट लिखने के लिए आएगा, और जो कुछ अभी फाइंड करने के लिए आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोग को कराते जाऊंगा। क्वेश्चन भी आते हैं, हाँ, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपको जिस तरह से सेंटर ऑफ मास आप लोगों ने रखा था, सेंटर ऑफ मास रखने पर क्या हुआ था, उसका हम एप्लीकेशन करते थे, जैसे दो बॉडी दे दिया है तो दो पूरा कंप्लीट जैसे दो कंबाइन कर दिया है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें पहले से पता है, इसका सेंटर ऑफ मास पहले से पता, फिर हम क्या करते थे m1x1 प्लस m2x2 अपन m1 प्लस m2 या तो फिर हम माइनस करते थे, कुछ भी करते थे, उसी तरह से सेम यहाँ पर भी होगा, ठीक है, ठीक है, रिंग हो गया। उसके बाद हम देखते हैं डिस्क। डिस्क का क्या हो जाएगा, ये रहा डिस्क, मतलब क्या होता है, प्लेट, चकती, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये डिस्क हो गया, इसका रेडियस r है और इसका मास m है, और ये सेंटर है, तो सेंटर से पास कर रही है जो एक्सिस, सेंटर से जो एक्सिस पास कर रही है उसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इसका IC क्या हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब देखो एक रिंग है, एक रिंग लिए, उसके नीचे एक और वही सेम रिंग लगाए, उसके ऊपर एक और रिंग, एक और रिंग, इस तरह करके कंटिन्यूअस रिंग पर रिंग, रिंग पर रिंग रखते गए तो क्या होगा, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, क्या हो जाएगा बताइए, मतलब सिलेंडर आकार का सिलेंडर ही बनेगा, सिलेंडर आकार का ही सिलेंडर ही बनेगा, जैसे रिंग रखे उसके ऊपर फिर से रिंग, उसके ऊपर फिर से रिंग, उसके ऊपर फिर से रिंग, तो ये क्या हो गया सीधा वो किसका बनेगा, सिलेंडर का। तो देखो शेप क्या है, सेम है,
रिंग और सिलेंडर के शेप में क्या कुछ रिंग के ही मिलने से बन रहा है, तो उसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होलो सिलेंडर जो सिलेंडर बनेगा, अब यहाँ पर देखो सिलेंडर दो टाइप का बनेगा, एक रिंग के रखने से और डिस्क के रखने से। जब होलो सिलेंडर हो गया तो होलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी सिलेंडर को क्या कहेंगे हिंदी में, सिलेंडर बोलते हैं हिंदी में सिलेंडर कैसे बोलेंगे, बेलन, हाँ बेलन, बेलन, खोखला बेलन, खोखला बेलन, ठीक है समझे लोग, तो मतलब हिंदी बोलेंगे सर, ठीक है। सिलेंडर मतलब जो ध्यान में रखना चाहिए, आप बगल में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये क्या है, सिलेंडर, क्या होगा सर मैं बोला सिलेंडर, ये बोलेंगे सर, कोई बात नहीं है। ये क्या होगा, जब इसका बीच से यानी सेंटर ऑफ मास से होकर के पास कर रहा है, इसका सेंटर के बीच में हो, तो और इसका ये रेडियस जो है इसका r है और इसका मास क्या m, तो भाई सेम सेम है, सेम होने के मतलब डिजाइन वही सेम है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो रिंग का हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा m r स्क्वायर, ठीक है। इसका भी सेंटर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा m r स्क्वायर। ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। हमेशा जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉलिड सिलेंडर यानी ठोस ठोस बेलन, समझे, पढ़ लो नहीं तो बेलन आ जाएगा आप लोगों को, समझ में आ रहा है, कैंची तरह करेंगे, हाँ समझे, ढंग से पढ़ लो नहीं तो बेलन के इस्तेमाल होगा आप लोगों को, समझे। घर वाले बोलते नहीं है, मम्मी करती है कभी कभी करती है ना, मतलब बेलन से मारे नहीं करती नहीं होगी, इसलिए पढ़ लो, ठीक है। कम से कम अपनी इज्जत बचाने के लिए पढ़ लो कि ना मार खाना पड़े, ठीक है। ये क्या हो गया सॉलिड सिलेंडर, पूरा का पूरा में मास है इसमें, ठीक है, पूरे में मास है, सॉलिड सिलेंडर है। तो इसका भी ये भी यहाँ से सेंटर से होकर के पास कर रहा है, ये भी रेडियस क्या है r है, तो ये सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका जो रहेगा वो कितना हो जाएगा mr स्क्वायर, तो इसमें चक्की पर चक्की रखते हैं, जब सॉलिड सिलेंडर का डिस्क रखते जाएंगे तो इसका बनेगा सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मेशन। सर हॉलो का भी mr स्क्वायर है, नहीं mr स्क्वायर नहीं, इसका mr स्क्वायर बाय 2 होगा, बाय मिस्टेक हो गया था, ठीक है। ये mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा सर ये भी सेम है, एक मिनट, हाँ रिंग वाला ही सही है। ये देखो रिंग से डिस्क ये बना, रिंग से होलो सिलेंडर बना और डिस्क से क्या बना, सॉलिड सिलेंडर, हाँ सेम ही रहेगा। अरे जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी बात है मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हुआ उसी तरह से मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर सर बाय चांस ऑप्शन आ जाए तो एग्जाम में कई किसका मतलब वो है, नहीं वो क्वेश्चन एकदम क्लियर गिवन देगा, होलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर, या नहीं तो इसमें से ऑप्शन आएगा, ऐसा कभी नहीं आएगा, कभी दोनों कभी नहीं, दोनों वैसा होगा ही नहीं, ऐसा कैसे होगा जब दोनों का एक ही है, तो दोनों में कोई भी टिक कीजिए वही सही है, समझे। तो उसके बाद होलो सिलेंडर के बाद हम देखते हैं होलो स्फीयर, होलो स्फीयर खोखला गोला, ठीक है। ये खोखला गोला आप लोग होलो स्फीयर खोखला गोला लिखने के लिए हम जाएंगे, ये दिख रहा है इधर, देखना बोर्ड पर स्क्रीन पर आ रहा है, आ रहा है यहाँ पर देखो आप, ठीक है। इसके अबाउट घूम रहा है, ये क्या है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होलो स्फीयर, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, अगर इसका मास m है तो 2/3 m r स्क्वायर होगा, ठीक है, 2/3 m r स्क्वायर हो जाएगा, 2/3 m r स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है कि ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, होलो स्फीयर के बाद आएगा सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की जब हम बात करेंगे और इसका रेडियस r है और इसका टोटल का मास m है, तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो क्या रहेगा 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है, 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। चलिए फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए।
होलो कौन, मास m और मास m एंड रेडियस r, ठीक है। ठीक है, होलो कौन, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही बीच से पास हुआ रहेगा, तो सेंटर से उसका क्या हो जाएगा mr²/2, ठीक है। शंकु, हाँ, खोखला शंकु और ठोस शंकु। देखो यहाँ पर भी क्या है, मास m और रेडियस r ही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस हो गया। सॉलिड में क्या होता है कि पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और होलो में क्या रहता है, सिर्फ बाहर बाहर वाला लेयर पर, होलो में बाहर बाहर वाला लेयर पर रहता है। तो उस हिसाब से देखो, इसका हमेशा ज्यादा रहेगा, होलो का हमेशा ज्यादा रहेगा, और ये जो रहेगा 3/10 mr², ये क्या हो जाएगा 3/10 mr², ठीक है। एक चीज का देखिएगा, हमेशा जो सॉलिड का सेंटर ऑफ सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो कम रहेगा, और होलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है। होलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हमेशा ज्यादा रहेगा, और सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, हमेशा कम होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जब हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, तो यही m मास है, इसमें सिर्फ बाहरी लेयर पर है, तो एक्सिस से मास की दूरी क्या है, ज्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। और यहां से क्या पूरा में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास से सारे मासेस की जो दूरी है वो कम है, कुछ मासेस यहाँ एकदम नजदीक में, कुछ उससे दूर है, कुछ उससे दूर है, कुछ उससे दूर है, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्सिस और से मास की जो दूरी है वो क्या है, कम है। समझ में आ रहा है, तो इसकी वजह से सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कम रहेगा। जैसे देखो होलो पे यहाँ mr² है, यहाँ mr²/2 है, आधा हो गया। यहाँ पर क्या 2/3 mr² है, यहाँ देखो 2/5 mr² है, सॉलिड का कम हो गया। यहाँ पर क्या है, देखो होलो का क्या हो गया mr²/2 है, यहाँ कितना 3/10 mr² है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आगे देखते हैं, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया, तरीका नोट कर लिए। सर 1 मिनट। सर हो गया। देखो अब हम देखते हैं, इधर हटाते हैं, सब हटा बलून कितनी हो गई, क्या बलून बहुत ज्यादा। देखो अब हमें फाइंड करना है, एक देखो एक क्वेश्चन जो मैं देता हूं उसको आप लोग सॉल्व करके लाइएगा, ठीक है। ये एक रॉड है, सेम प्रोसेस है, मास m है और लेंथ l है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखो यहां से इस एक्सिस के अबाउट आपको सॉल्व करना है, ठीक है, x x डैश x x डैश, इसके अबाउट इसको घुमाया जा रहा है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है जड़त्व आघूर्ण किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट i x x डैश, ठीक है। इसको ये आपका होमवर्क है, इसको फाइंड कीजिएगा, करना कुछ भी नहीं है। इसे फाइंड करने के पहले आप लोग जो सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है ना उसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। और जैसे जैसे हमने उसमें प्रोसेस को अप्लाई किया, आप सेम टू सेम इसमें अप्लाई कीजिएगा, बस लिमिट चेंज होगा, तो इसमें हम यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, तो इस पॉइंट पर क्या होगा x = 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x = l, बस इतना चेंज होगा, बाकी सेम टू सेम लेंथ है ना, l है, मास m और लेंथ l। और इसका जो आंसर आएगा आपका, इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा आपका i x x डैश = ml² / 3, ठीक है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा i x x डैश = ml² /
3। ठीक है, इसको हम रख लें। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका लिखिए, वो हो गया। उसके बाद लिखिए, छड़ के एक सिरे से पारित, छड़ के एक सिरे से पारित तथा छड़ से थीटा कोण पारित, पारित यानी पास हुआ हुआ होता है। छड़ के एक सिरे से पारित तथा छड़ से थीटा कोण पर, तथा छड़ से थीटा कोण पर, छड़ से थीटा कोण पर झुकी अक्ष के पारित, झुकी अक्ष के पारित, परित, झुकी अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। जड़त्व आघूर्ण उतना छोड़ो, एक रॉड है, यहां से एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए फटाफट। इसका मास m है और लेंथ क्या है, l है। देखो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, इसका लेंथ क्या है, l है। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। ये भी करना है। हाँ ये वाला तो भी करना है, पर दिमाग लगाइए, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। उसमें क्या, 2 मिनट सोचो, पहले करने का कोशिश करो और ईमानदारी से कोशिश करो। हाँ हाँ रेड कलर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोग। ठीक है, कनिका कुछ हुआ क्या इसमें, कनिका? नो सर। चलो देखो, हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें ये चीज पता है कि हमें इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लेना है, डीएम लेना पड़ेगा ना। पहले हम स्मॉल एम लेते हैं, उसके लिए हम क्या करते थे, एक्स डिस्टेंस पर, यहां से मान लो एक्स डिस्टेंस पर क्या करेंगे, dx थिकनेस का एक एलिमेंट्री पार्ट लेंगे, कोई प्रॉब्लम? तो और हम x डिस्टेंस पर dx ले लिए और इसका मास कितना हो जाएगा, dm लिख देंगे, कितना हो जाएगा, यूनिट l लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का क्या हो जाएगा m/l,
और dx लेंथ का क्या हो जाएगा m by l into dx। आपने भी DM का M by L का भैया देखो l लेंथ का मास कितना है m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना है l मीटर होता है। एक बात देखो l लेंथ है तो मास क्या है m, तो एक लेंथ एक यूनिट का मास कितना हो जाएगा m बटा l, तो यूनिट का पता लो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा dm, ठीक है, m by l into dx, यही क्या हो जाएगा dm, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है। अब देखो अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है, इसका मोमेंट इस dm को फाइंड करना है, लेकिन अब हम कैसे फाइंड करेंगे, भाई रॉड से उसकी डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, परपेंडिकुलर रहनी चाहिए एक्सिस से, तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से देखेंगे, ये डिस्टेंस होना चाहिए, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस होना चाहिए, तो हम यहां पर लिखना चाहेंगे, यहां पर लिख देते हैं di इज इक्वल टू क्या हो गया dm into r स्क्वायर, और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये x है तो ये x sin थीटा हो जाएगा, ध्यान देखो ये x है ये थीटा है, ये वाला x sin थीटा हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो गया x sin थीटा, तो di इज इक्वल टू क्या हो गया dm into x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो di इज इक्वल टू dm की वैल्यू पुट करेंगे, dm की वैल्यू क्या हो जाएगी m by l into dx into x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो di इज इक्वल टू क्या हो गया m by l sin स्क्वायर थीटा कॉमन हो बाहर आ जाएगा into x स्क्वायर into dx, क्यों, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ तक आ गया, तो फिर हम इंटीग्रेट कर दो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू m by l sin स्क्वायर थीटा हो गया, और इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे x स्क्वायर इनटू dx, कहां से कहां तक लिमिट पुट होगा, x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी यहां से, यहां पर x की वैल्यू क्या है 0 और यहां तक जाएगी, तो x की वैल्यू क्या है l, तो 0 से लेकर के l तक, तो i इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी m by l sin स्क्वायर थीटा इनटू x क्यूब क्या हो जाएगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x क्यूब बाय 3, कितना हो जाएगा 0 टू l, ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m by l sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट करेंगे l क्यूब बाय 3 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल होगा l क्यूब, यहाँ क्या आ जाएगा l स्क्वायर, तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो 1/3 ml स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा, देखो दिख रहा है इधर किनारे, ठीक है, चलो नोट डाउन करो। नोट करो।
टू फास्ट, थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, देखो सर एक ग्लास का पट डालना। क्या? चलो ठीक। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है ठीक है, देखो ये दो रॉड है, ठीक है, ये वन हो गया, ये रॉड वन है जिसका मास m है और ये लेंथ भी मान लो क्या है l, ठीक है, यहाँ से आते कर लेंथ, ये भी मान लो ये भी लेंथ कितना l और इसका भी मास क्या है m, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना इसके अबाउट जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए जो O से होकर के पास कर रही हो, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए उस अक्ष के तहत जो O से होकर पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का निकाल के ऐड कर देंगे। दोनों का निकाल करके हम ऐड करेंगे और जो इसे लंबवत, तो लिखिए जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए उस अक्ष के तहत जो O से पास हो रही हो, O से पास हो रही हो और इसके लंबवत हो और इसके लंबवत हो और इसके लंबवत हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग फाइंड करेंगे। देखो इसके अबाउट फाइंड करना है, इसका इसका क्या होता है I1 मान लो और इसका क्या हो गया I2, इस एक्सिस के अबाउट। तो I2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका भी ml² प्लस इसका भी ml², तो टोटल क्या हो जाएगा 2ml²/3, 2ml²/3, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो इसका क्या हो जाएगा, हमने अभी बताया कि जो किनारे से होकर के पास करता है उसका ml²/3 होता है। तो भाई देखो अभी सोचो कि इधर नहीं है कुछ, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा इसका ml²/3, फिर सोचो कि इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं, इसका भी क्या हो जाएगा ml²/3, तो टोटल क्या हो जाएगा, हम ऐड कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, यानी जड़त्व आघूर्ण को हमेशा क्या करते हैं एडिशन होता है सबका, तो क्या हो जाएगा 2ml²/3। चलिए आगे देखिए, यहाँ तक देखिए अगर समझे अलग करके निकालना उसी टाइप से, तो ये तो उतना टिपिकल करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट करो, जो फॉर्मूला तुमको पता है सारी चीजें पता है, उतना लंबा तुम्हारे पास टाइम कहाँ है, डायरेक्ट। देखिए चीजें हमें एक बार में नहीं समझ में आती, इसको बार बार आपको पढ़ते रहना पड़ेगा तब जाकर के समझ में आएगा। जैसे आज आप पढ़ करके चले गए, घर में जाकर के रिवीजन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा जितना आपको क्लास में समझ में आया उससे 20% और इंक्रीज हुआ, फिर एक सप्ताह के बाद फिर से इसका रिवीजन कीजिएगा तो फिर चीजें कुछ और इंप्रूव होगी, कंटिन्यूअस रखनी पड़ेगी।
नेक्स्ट जो है हमारा वो है जड़त्व आघूर्ण का प्रमेय, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्रमेय, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसके हम दो थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को हम कहेंगे कि समकोणीय अक्षों की प्रमेय। देखो दोनों को लिखते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस या तो फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। इसे हम हिंदी में कह देंगे, हिंदी में कहेंगे समकोणिक अक्षों की प्रमेय। समकोणिक अक्षों की प्रमेय। सर ये जो भी आपने बताया था एम इस वाला अपॉन 3, तो ये ना डायरेक्ट फार्मूला आ गया। हाँ, डायरेक्ट फार्मूला है, जब डिराइव करोगे नहीं पता है तो उसका आंसर ml स्क्वायर बाय 3 होगा। चलिए कनिका, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है कनिका।